बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, आज भी दीगर दिनों की तरह पाकिस्तान में सियासत के जो मामलात हैं, सियासत के हवाले से एक हंगामा खेज़ दिन रहा। पीटीआई ने एक बार फिर भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ जाने का फ़ैसला किया है और पीटीआई के रहनुमा को ये कहना है कि अब की बार जो है पूरी तैयारी के साथ वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के जो जेल में बंद, जेल में कैद रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस एहतजाज को अभी फ़िलहाल मुअत्तल कर देना चाहिए। यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान जो कि सीनियर सियासतदान और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उन्होंने एक बार फिर हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि इस वक्त हालात मुल्क में इस तरह के नहीं कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए या फिर किसी सूबे में गवर्नर राज का नफाज किया जाए। यही नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब असम्बली में जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीटीआई पे पाबंदी लगाने की करारदाद पेश की गई, उसकी मुखालफत कर दी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के योम तासीस के मौके पर ख़िताब करते हुए आज ये कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी या किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाने के हक़ में नहीं है। यही नहीं, अगर हम क्रिकेट के मैदान की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचों के हवाले से ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, काफ़ी मामलात जो हैं वो सरगर्म है। और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। और एक इतला ये भी है भारतीय मीडिया के मुताबिक कि पाकिस्तान ने मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच करवाने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन उस पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि ये उस सूरत में मुमकिन है कि अगर इंडिया जो इवेंट कराएगा उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी किसी दूसरी जगह पे करवाए जाएंगे। नाज़रीन, इन सारे मौज़ूआत पे हम गुफ्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को लेकर और एक बार फिर से इस्लामाबाद आने के फ़ैसले पे हमारे साथ आज मौजूद हैं बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने टाइम दिया। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। ये जो पीटीआई ने एक बार फिर इस्लामाबाद भरपूर तैयारी के साथ आने का फ़ैसला किया है, तो ये फ़ैसला बानी पीटीआई का है या निचली क़यादत का? सर, पीटीआई ने अभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया इस्लामाबाद जाने का। ये फेक न्यूज़ है जो आज सुबह से सर्कुलेट कर रही है। 24 को हमारे लोग यहाँ से गए और डी चौक पहुँचे अपने कायद के हुक्म पे। उसके बाद से किसी और मोबिलाइजेशन का हुक्म नहीं है और वो खान साहब के साथ मुलाकात के बगैर, उनसे गाइडेंस दिए या उनकी हिकमत अमली के की रोशनी के बगैर वो हो नहीं सकता। तो इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर ये मुतालबा किया कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत जो है वो इस वक्त जो उसके साथ हालात हैं या किसी भी सूबे में इस वक्त हालात इजाज़त नहीं देते कि गवर्नर राज लगाया जाए या किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो वाकई पीटीआई के लिए नरम गोशा रखने लग गए हैं या सियासी अमल पे यकीन रखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि उनकी स्टेटमेंट से मुझे कोई ये अंदाज़ा करना चाहिए कि वो पीटीआई के लिए नरम गोशा है। मैं समझता हूँ कि वो ही एन ओल्ड पॉलिटिशियन, पुराने सियासतदान हैं, सियासी अमल को समझते हैं और उसको सामने, और वो अपने सूबे की हक़ाइक़ को भी समझते हैं, केपीके को भी समझते हैं। यहाँ सियासत की है सारी ज़िंदगी उनके, तो उसके तनाजुर में अगर वो ये समझते हैं जो पीटीआई समझती है तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये खुशाइंद है कि वो अपने सूबे की ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए इस किस्म का स्टांस लिए हुए। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सुलह सफाई जो है ये किस तरह से हुई? को अंदर की खबर बताएं और फिर उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दे क्यों दिया था? सर, वो जो उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है ये तो आपको खुद बताएंगे, मगर अंदर की खबर सिर्फ ये है कि पार्टियों में छोटे मोटे खड़के धड़के लगे रहते हैं और पार्टी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। सो ही इज वर्किंग एज अ जनरल सेक्रेटरी, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन शेख साहब, उस हवाले से बड़ी खबरें आई थी कि शायद बुशरा बीबी ने वहाँ पे बड़ी बदतमीजी की और कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिससे पार्टी रहनुमाओं को नहीं, कोई ऐसी गल नहीं सर, कोई ऐसी गल नहीं, कोई ऐसी गल। अच्छा, ये फरमाइए, पार्टियां दे विच के मामलात जिहड़े ने ना
ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा शेख साहब, ये जो वाक़यात हुए वहाँ पे और लाशों का जिक्र हो रहा है, पीटीआई अपने दावे करती है, हुकूमत ये कहती है कि ये सब कुछ फेक है, और आज अताउल्लाह तारर साहब तो ये फरमा रहे थे कि ये लोग बगैर सबूत के लाशों की सियासत करते हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। जी शेख साहब। मेरे ख्याल में ये जो वज़ीर इत्तलात है, इनकी अपनी इत्तलात जो है वो गैर मुसद्दका है और ज़ईफ़ है, और मेरे ख्याल में बरेश आदमी है, इन्हें कुछ अपनी दाढ़ी का भी ख्याल रखना चाहिए गुफ्तगू करने से पहले, और सच बोलना चाहिए। इन्होंने बड़े सियाने हैं, इन्होंने कहा कोई टीवी चैनल जो है उसने नहीं दिखाया। ऑब्वियसली टीवी चैनल्स की DSNGs हमारे साथ थी, उनके रिपोर्टर्स हमारे साथ थे, उनके वर्कर्स, वो तो बेचारे रिपोर्ट करते रहे, ठीक है जी। और पूरे का पूरा सोशल मीडिया, जिसमें हर वो सहाफ़ी जो किसी चैनल का मुलाजिम है उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है। अगर चैनल वहां नहीं चलाता ना, तो वही नौजवान वो फुटेज जो है अपने यूट्यूब चैनल पे चला देता है, ट्वीट कर देता है। तो मैं ये समझता हूं कि इनको वो जरा देख लेना चाहिए सोशल मीडिया मुंह जो निकले नहीं ना देख, क्योंकि वो टीवी देख तो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सबने दिखाया है, BBC ने 10 हलाकतों की कंफर्मेशन की है, हमारे पास 8 थी, फिर 8 से 12 हुई। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने कहा 12वें का जनाजा जो है रात 8 बजे है। ये जो बुलेट वुंड्स हैं, ये जो शहादतें हैं, ये जो अस्पतालों के अंदर लोग हैं, आज भी चीफ मिनिस्टर KP जो है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में उन मरीज इंजर्ड जख्मी जो वहां से आए हैं एहतजाज से वापस, उनकी आदत के लिए गए थे, किसी को इधर गोली लगी हुई है, किसी को इधर लगी हुई है, किसी को टांगों में लगी हुई है। ये एक ही सारे पाकिस्तानों अन्ना समझते ने, ये सारे पाकिस्तानों पागल समझते ने, डोरा समझते ने, एक ही समझते ने कि पाकिस्तान के अंदर लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो जो कहानी ये फीड करेंगे टीवी के ऊपर बैठ के लोग मान लेंगे, यार अल्लाह से डरो। लेकिन शेख साहब उस तरह तो वज़ीर आला नहीं हुई, या कोई बंदों को गोलियां नहीं लगी, या कोई बंदे लाशों की सियासत, वो जिनकी लाशें तुमने उठाई हैं वो सियासत तो नहीं कर रहे। सियासत तो करते अगर वो 12 की 12 शहादतों वाली लाशें वहां डी चौक में रख के बैठ जाते, वो तब सियासत करते। लेकिन शेख साहब इस तरह तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी आज CMH का दौरा किया और वहाँ भी उन जख्मियों से मिली हैं जो वहाँ पे जख्मी पड़े हुए हैं फोर्सेस। नहीं, तो मैं अगर ये कह दूं, नहीं अगर मैं ये कह दूं कि झूठ है तो फिर क्या होगा? मैं अगर ये कह दूं कि फ्रॉड कर रही है तो फिर क्या होगा? वो ऐसे नहीं होता। हाँ, वहाँ पे अगर कोई जख्मी है और उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्टर्स को रोकते हुए अगर इस किस्म का कोई स्कफल हुआ और कोई जख्मी है, तो हम तो नहीं चाहते कि ना इस तरफ से कोई जख्मी हो ना उस तरफ से कोई जख्मी हो। वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे मुहाफ़िज़ और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उनको रियासत ने, हुकूमत ने दी है। ये वो बच्चे हैं जिनकी हिफाजत इन मुहाफ़िज़ों के जिम्मे है। अब आपने उन्हीं लोगों के हाथों से जो है इस हुकूमत ने, इस वज़ीर आज़म ने, इस इंटीरियर मिनिस्टर ने, इस वज़ीर इत्तलात ने उन्हीं लोगों के हाथों से अपने ही बच्चों के ऊपर मतलब है कि ये गोलियां बरसाई हैं, और क्या बंदा मतलब है, क्या कहें लोग। लेकिन शेख साहब अभी तो 9 मई के जो वाकयात थे उनसे आपकी जान नहीं छूटी थी, और अब हुकूमत ये कह रही है कि स्पीडी ट्रायल होगा। अता तारर साहब कहते हैं जी मिसाल बनाया जाएगा, वसूल ने क्या कहते हैं, फिर उस पर आपकी राय जानते हैं, सुनाएं जी। जी सर। हाँ, मेरे ख्याल में जिन्होंने को गलत कहा हो उनको जरूर जवाब देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि रिपोर्टेडली तो बहुत सी जराए कहते हैं कि टेस्ट थी, बट आप ये देखें ना, बहुत से अखबारात हैं उन्होंने बहुत सी किलिंग जो है वो की हैं। देव पर्चे सारे होते, हमने तो ऑन रिकॉर्ड 12 का जिक्र किया है, उसके सबूत हर चीज कवायफ लेने के बाद। बाकी जैसे जैसे जो लोग शदीद जख्मी हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे। अगर कोई और ऐसा हमारा जाबाज जो है, हमारा वर्कर अगर शहीद हो जाता है जख्मों की ताब ना लाते हुए, तो वो भी शहीदों के अंदर ऐड होगा। बहुत से लोग मिसिंग है तो हमें पता ही नहीं है कि वो किधर हैं, तो देन पीपल हैव रीजन टू बिलीव कि या वो मिसिंग जो है वो दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, और या वो गिरफ्तार हो गए हैं। जब तो उनका स्टेटस क्लियर नहीं होता तो लोग तो जो जिनके घर से उनका बच्चा वापस नहीं आया, तो वो तो फिर हर तरह की स्पेकुलेशन करते हैं ना जी। सो ये ऐसे कई ये कहानियां शानियां ये है ना, देखिए आप टोन में गरूर देखें, आप मतलब है कि अल्लाह माफ करे, गरूर चेक करें कि हम ऐसे मिसाल बना देंगे, ये कर देंगे। यार तुसी कौन हो कि खुदा हो?
मतलब आप कौन लोग हैं जो लोगों की जिंदगियों के फैसले करने लगे हैं बैठ के? मेरे भाई, कोई जमीन पे आए, अल्लाह ताला की जात से डरे। ये सदा इक़्तिदार कोई नहीं रहते होते, ये सदा कुर्सियां कोई नहीं होती। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि एक बात जिसकी तरफ से अभी पीटीआई की तरफ से वो खदशा जाहिर नहीं किया जा रहा, यानी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जान को खतरा पीटीआई की तरफ से उस तरह से नहीं किया जा रहा, लेकिन दो चीजें बड़ी ये जो सर सवाल ले ले पूरा। पहली बात ये कि नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि आसफा भुट्टो ने जो ये कहा है कि जी उनकी जान को खतरा है, तो असल में ये एक मैसेज है जी। ये कुछ ट्वीट्स हुई सुबह, आज सुबह कुछ ट्वीट्स हुई, उसके ऊपर क्योंकि कोई तस्दीक करने वाला नहीं था, कोई मुसद्दका वो नहीं था। उसके बाद हलीमा खान साहबा का एक ट्वीट आया, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग इस इशू के ऊपर बुलाई गई है, तमाम पॉलिटिकल कमेटी इकट्ठी हुई है और उस मीटिंग के ऊपर बाकायदा तौर पे उसका एलामिया हम थोड़ी देर बाद इशू करने लगे हैं। और हम अपने ऑब्वियसली हम खान की जान, उसकी सेहत, उसकी ज़िंदगी, उसकी सलामती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे वर्कर के लिए, हमारे जिम्मेदारान के लिए और कुछ भी नहीं है। उस पर फौरी इन्होंने मीटिंग बुलाई है और उसमें अभी हम एलामिया इशू करने लगे हैं और उसमें हमने वाजे कर दिया है कि फिल फौर खान तक बहाली होनी चाहिए, हमारी एक्सेस होनी चाहिए। और साथ ये भी लोगों को गुजारिश की है कि गैर मुसद्दका खबरों के ऊपर कान न धरें। खान की ज़िंदगी के हवाले से, ज़िंदगी सलामती के हवाले से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी हवाले से। तो लोग जो है वो बस थोड़ा सा जो अगर कोई खबर फीड करता है तो देख लें कि वो खबर कहाँ से आ रही है, उसकी क्या सच्चाई है और क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये वो सेंसिटिव खबरें हैं जिनको सोचे समझे बगैर ट्वीट करके खामखा इस्तराब और हिजान पैदा नहीं करना चाहिए। तो उस पर बाकायदा तौर पे टॉप जिम्मेदारान की मीटिंग हुई है, उसमें सब लोग मौजूद थे। अभी हम एलामिया इशू करने लगे हैं। खान साहब की जिंदगी और शेर से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने बानी पीटीआई को कसूरवार करार देते हुए 9 मई के वाक़यात में उनकी 8 मुकदमात में जमानत जो है वो खारिज कर दी है, तहरीरी फैसला भी आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि इससे बानी पीटीआई की रहाई मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगी? ऑब्वियसली जी, जिस वक्त जमानतें कैंसिल हो जाती हैं तो रिहाई और ताखीर का शिकार हो जाती हैं, तो कॉमन सेंस की गल है। मगर दूसरी बात यह है कि ये तो एक बेसिक नीचे वाली कोर्ट है ना, उसके बाद हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, एपलेंट कोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी और ये जो जदोजहद है ये जारी रहेगी खान की रिहाई के लिए। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि ये बार बार वहाँ जो केपी को लेके गवर्नर राज की बातें की जाती हैं, तो क्या आप समझते हैं वाकई हुकूमत ऐसा कदम उठा सकती है या ये सिर्फ गिदर बब की गई हैं? नहीं, ये तो ऐसे ही फजूल बात है। ये क्या करना है, ये गवर्नर राज लाने के बाद आपको वापस आना पड़ता है सूबाई असम्बली में उसको कंट्रोल कराने के लिए। तो वो यहाँ मेजॉरिटी है पीटीआई की और छोटी मोटी नहीं लंबी चौड़ी मेजॉरिटी है, तो वो ये नहीं है, ये फिजिबली ये पॉसिबल नहीं है, इस तरीके इतना आसान नहीं है। और अगर कोई लगाना भी चाहता है लगा भी दे तो केपी की आवाम खड़ी हो जाएगी। देखिए ट्राइबल एरियाज हैं, सेटल्ड एरियाज हैं, हर जगह पे इमरान खान से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। नहीं, दे वोंट एक्सेप्ट, यू कांट डू दिस। अच्छा शेख साहब, ये एक ऐसा सूबा जिसमें ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बड़ी सेंसिटिव उससे गुजर रही है, ये हुकूमत इस मुल्क में क्या चाहती है जो ये गवर्नर राज लेना चाहती है? अच्छा शेख साहब ये फरमाइएगा कि क्या बुशरा बीबी बाकायदा अब सियासत करेंगी या सिर्फ ये आर्जी एक फेज था, वो सियासत से दूर ही रहेंगी? नहीं, उन्होंने सियासत पर कोई नहीं की पहले और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई, मेरे पास ऐसी इतला है कि वो सियासत करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पीटीआई की पे पाबंदी की बातें की जाती हैं और ख़ास तौर पे आज अगर बात करें तो पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की तरफ से करारदाद पेश की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत कर दी है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत में भी उस पर इतफाक नहीं, और क्या वाकई हुकूमत लगा सकती है पाबंदी पीटीआई पे? देखिए, हुकूमत बलूचिस्तान असम्बली में जो करारदाद आई है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, बलूचिस्तान में आई थी ना, आज पंजाब असम्बली में भी पेश की है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत कर दी है। बड़ा अच्छा काम किया पीपल्स पार्टी ने मुखालफत करके, करना चाहिए। पॉलिटिकल सोच यही है कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के मुंह बंद नहीं करते, ये मार्शल लॉज में होता है, पॉलिटिकल
पार्टियों को बैन किया जाता है। ये कल हम केपी असम्बली के अंदर ले आते हैं। हमने तो ऐलान कर दिया है, हम कल ले आएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन किया जाए। बहुत नून लीग को खसूसन बहुत पार्टी ने तो चले कर दिया वहां पे। बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाज़रीन, आपने शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं कि ये एक बिल्कुल गैर संजीदा बात है कि आप किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की बात करें, और जहाँ तक असम्बली में करारदाद पेश कर दें या पास करने का मामला है तो इस तरह से केपी की असम्बली में वो भी ये करारदाद ला सकते हैं और पास करवा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी जाए। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़कियाकार जनाब अम्मार मसूद साहब, और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि मैं ब्रेक के जाने से पहले बताया था कि अब हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़कियाकार जनाब अम्मार मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच अम्मार साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि पीटीआई ने दोबारा भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद आने का जो फ़ैसला किया है, अगरचे इस फैसले की अभी तक पीटीआई की जानिब से तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक बार फिर 24 नवंबर और 26 नवंबर जैसे हालात का सामना तो नहीं हो सकता? मेरा नहीं ख्याल कि ये, मैंने भी खबर पढ़ी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दफ़ा दोबारा ऐलान किया है कि वो दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, दोबारा एक दफ़ा पुरतशद्दुद जत्थों को लेकर इस्लामाबाद आएंगे, विफाक का भी मजाक उड़ाएंगे, कानून और आइन का भी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। ये सिर्फ एक बढ़त है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इसकी वजह ये है तहरीक इंसाफ के अंदर आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। जो फाइनल कॉल थी उसकी नाकामी के हवाले से इनके अंदर क़यादत एक दूसरे पे बेइंतहा इल्ज़ामात लगा दिए। तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप बन चुके हुए हैं, एक तहरीक इंसाफ गंडापुर ग्रुप और दूसरा तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी ग्रुप। और इनके दरमियान जो जंग है वो केपीके के इक़्तिदार की और केपीके के खजाने की जंग है। ये जो आए थे इस्लामाबाद, आपने देखा कि जो वर्करों को सबसे पहले छोड़ के जो दो गाड़ियां निकली वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की थी। और वहां बाहर निकल के मानसेरा पहुंच कर ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से नाकाम रहा, तुम्हारी वजह से नाकाम रहा। केपीके में मिशाल यूसुफजई को कैबिनेट से निकाल दिया गया इसलिए कि उन्होंने एक निजी टीवी पर बुशरा बीबी की हमायत में केपीके के वज़ीर आला के खिलाफ बात की। तो वो वहां पे ऐसा गड़बड़ पड़ा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी धरने का कोई ऐलान कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अली अमीन गंडापुर कितनी दफा कारकुनों के साथ धोखा करेंगे। हर दफा वो उन्हें यहाँ लाते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करवाते हैं, लोगों की फेस रिकग्निशन करवाते हैं, लोगों को पकड़वाते हैं और उसके बाद खुद गायब हो जाते हैं। तो पठान तो सियासी तो बहुत बाशऊर लोग हैं, उनके साथ 2-3 दफा धोखा हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि, लेकिन अम्मार साहब, देखने में तो ये आया कि पीटीआई का कारकुन अपने लीडर इमरान खान के साथ अटैच है। उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं या अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं। वो सिर्फ कॉल मानता है इमरान खान की। तो अगर इमरान खान के अलावा कोई कॉल देता है तो क्या फिर पीटीआई का कारकुन निकलेगा, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की कॉल ही क्यों ना हो? देखिए इमरान याकूब साहब, आपने सारी उम्र जलसे से एहतजाज जो है वो कवर किए हैं। इस बात का आपको भी अंदाजा है कि एहतजाज जलसे एक बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी किसी को क़यादत करनी चाहिए। जो मॉब होता है वो बगैर कायद के कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप उसी तरह की मिसाल ले लें, जब नवाज शरीफ ने यहाँ आना था और फिर वो लाहौर शहबाज शरीफ उन्हें घुमाते फिराते रहे, फिर गायब हो गए, तो वो इतना बड़ा मॉब था, किधर गया? क़यादत रही थी ना। इसी तरह ये, और दूसरा ये है कि मरकर बददिल भी हो चुका है। हमें इस बात को, मैं चूंकि इस दफा फाइनल कॉल का जो धरना था वो हमारे दफ्तर के बिल्कुल साथ है, कई दफा वहां पे गया भी, तो मुझे दो तरह के लोग नजर आए वहां पे। एक तरह के लोग बड़े कमिटेड थे, बड़े मुतशद्दिद थे, उनके हाथ में लाठियां भी थी, गुलेलें भी थी, असलहा भी शायद। दूसरी तरह के जो लोग थे वो
बड़े मासूम लोग थे, वो कोई मजदूरी करता था, कोई चल्ली की गेड़ी लगाता था, सादे से लोग थे और उनको एमपीए एमएलए इसलिए लाए थे कि उनसे वादा किया गया था कि राशन उनको डलवा के दे दिया जाएगा उनके घरों में। अच्छा, फिर जो उसका अंजाम हुआ वो बड़ा तकलीफदेह हुआ कि जो एहतजाजियों की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पुलिस ने फायरिंग की है, 2 पुलिस वाले 4 एहतजाजी मारे गए हैं, कुछ कारकुन भी हलाक हुए हैं। अच्छा, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हैं। कोई भी शख्स जो है राशन के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालेगा। और मैं आपको बताऊं कि इस इज्तिमा में ना ये जो फाइनल कॉल के एहतजाजी थे ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे। वो हुआ ये कि वहां पर उन लोगों ने जो घर में बुजुर्ग फारिग बैठा था उसे भेज दिया कि चले जी इसकी वजह से राशन तो डाला जाएगा। लेकिन अमार मसूद साहब, अब तो वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने ये कहा है कि गिरफ्तार जो शरपसंद हैं उनको जल्द से जल्द सख्त सज़ा दे के एक मिसाल कायम करेंगे। अब आप ये बताएं कि क्या हुकूमत जो है वो 9 मई के मुल्ज़मान को तो अभी तक सज़ाएं दिलवा नहीं सकी, तो इन लोगों को सज़ाएं दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे? पहली बात तो ये है, इमरान याकूब साहब के अता तारड़ ने जब ये खत्म हुई रैली या सब कुछ, जब पुलिस ने एक्शन लिया, उसके बाद अता तारड़ साहब ने जिस तरह का खिताब किया ना, वो उनके मनसब को, उनकी वजारत को और उनकी हुकूमत को जचता नहीं था। उन्होंने ऐसे ऐलान किया कि जैसे वो किसी फतह का ऐलान कर रहे हैं। दोनों तरफ से लोगों की शहादतें हुई थी। ये कोई फतह का मौका नहीं था, ये कोई आपने बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर लिया था। और फिर बात ये है कि हुकूमत का काम बड़े भाई की तरह होता है। आपको लोगों के जख्मों पे मरहम रखना चाहिए, आपको लोगों के जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। तो उनकी टोन मैनरिज्म उस दिन बहुत बुरा था। और दूसरी बात ये सही है कि ये सिलसिला जो है, अगर 9 मई के लोगों को अभी तक करार वाकई सजा नहीं हुई तो ये कब होगा? तो ये इसका हमारी अदालती निज़ाम में भी बहुत सारी मामलात हैं। देखिए दुनिया ने इस पे किस तरह काबू पाया। बरतानिया में अभी फसादात हुए और कितनी 3 दिन क्या होता रहा वहां पे, लेकिन उन्होंने लोगों के चेहरे शनाख्त किए, उन्होंने उनकी आईडीज तलाश की, 10-10 मिनट में उनके फैसले किए। जो कसूरवार था, जिसने किसी के ट्वीट को रीट्वीट भी किया और वायलेंस को इंसाइट किया, उसको 2 साल 3 साल 6 माह कहते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि आप साइबर क्राइम विंग वालों के पास जाएं, उनके पास कवानीन बड़े बेहतरीन कवानीन हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और हमारे अदालती निज़ाम में इस कदर सुकून है कि जो कसूरवार हैं उनको हम सजा ही नहीं दे पाते। तो ये मामला जाहिर है अब अदालतों में ही जाएगा और वही सजाएं होंगी। लेकिन इसके लिए दुनिया में जैसे हल किया गया है, कोई रैपिड जुडिशियल होना चाहिए जो साइबर क्राइम से, अगर कोई शख्स झूठ बोले और सोशल मीडिया पर किसी पे बहतान लगाए, वायलेंस को इंसाइट करे। अच्छा उमर साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर ये कहा है कि जिस तरह के हालात हैं ऐसे हालात में हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में मौलाना का ये मुतालबा जायज़ है या नाजायज़? जाहिर है अब वो ऑफ द रिकॉर्ड थी तो बहुत सी बातें उसमें से शेयर नहीं की जा सकती। कुछ साथियों ने वहां से निकल के वो की भी थी। मुझे भी उस मुलाकात में शरीक होने का शर्फ हासिल हुआ था। 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। उनको ये पता है कि अगर वो इकट्ठे हुए तो दोनों सियासी तौर पर खत्म हो जाए। तो वक्ती तौर पर वो इकट्ठे होते हैं, फिर आपने देखा कि वो करीब आते हैं, दूर जाते हैं। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत की तायीद से कभी भी मुमकिन नहीं हो सकते। वक्ती तौर पे होंगे, बयानात की हद तक होंगे, लेकिन हकीकत में वो इस हुकूमत तायीद से मुमकिन नहीं हो सकते। इस हुकूमत में ही उनकी बचत है, वरना केपीके में बहुत बुरा हाल। अच्छा अमार साहब, आप क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से लाशों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये बताएं कि आपने जो खुद आंखों देखा हाल हमें ज़रा सुनाएं कि आपने खुद क्या देखा। देखिए इसमें ना फेक न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह वो जनरेट करती है और उसके गिर्द लोग जिस तरह जमा होते हैं। हमने इस पर बहुत काम किया। हमारे दफ्तर से शायद आधा किलोमीटर के फासले के पास वो जगह है जहाँ ये सारा वाकया हुआ, और मैंने जो देखा कि उसके बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पे हुआ
तो यूं लगता है कि वो सोशल मीडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों तरफ से लोग जो आए, दोनों तरफ से लोग शहीद हुए हैं, ये बात, लेकिन क्या उनकी तादाद कितनी है? पुलिस की तादाद हमें पता है, 2 पुलिस वाले, 4 रंजिश वाले, और इधर से अस्पतालों से भी 5 लोगों की हमें कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन फिर अस्पतालों की तरफ से दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इसमें आप हुकूमत वक्त को जरूर मलामत कीजिए, इसलिए कि जब आपके पास सही जराए से इंफॉर्मेशन नहीं आती और आप फिर अफवाहें जन्म देती, फिर उसके बाद सीना गदर जन्म लेता है, फिर उसके बाद सुनी सुनाई बातों पे लोगों को यकीन होता है। फिर ऐसा भी हुआ, एक बड़े मारूफ यूट्यूबर ने ये किया कि AI से जनरेट करके एक विजुअल लगा दिया आपने ट्विटर पे, जिससे यूं लगा कि ये पूरा इलाका खून का दरिया बन गया। हम इस इलाके में थे भाई, 1 बजे के बाद बिल्कुल सुकून था, यहाँ पे कोई सड़कें नहीं धोई गई, सुबह को वहां पे उस तरह काम शुरू हो गया। तो ऐसा कोई भी नहीं, जिस तरह का बताया जा रहा है ना, ये सरासर झूठ है और समझ नहीं आती कि लोगों को किस तरह यकीन दिलाया जाए। इसलिए कि लोग सुनने ही जुट जाते हैं, लोग सुनने ही जाते हैं कि 5000 बंदे मर गए। एक साहब ने, वो मैं अब किसी यूट्यूबर का नाम नहीं बता रहा, इतने लोग मार दिए कि उतने तो डरने में शरीक नहीं थे। फेक न्यूज़ जो है उसका प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है और अमार मसूद साहब का ये कहना है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे यूट्यूबर हजरात जो हैं वो इतने अपने झूठ को इस कदर बढ़ाकर पेश करते हैं कि लोगों को उससे इनकार करना खासा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ICC के इजलास के हवाले से कि पाकिस्तान में होने वाली क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है उसके हवाले से अब क्या होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान ने वाकई ही आमादगी जाहिर कर दी है हाइब्रिड सिस्टम पे, या अब आगे क्या होगा? स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आप सबके इल्म में है कि ICC जो है वो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो करवाने जा रहा है उसके मामले पे जो इजलास हो पा नहीं रहा पूरी तरह से, बल्कि उसमें कई अभी तक इबहाम हैं। ICC भारतीय दुआओं पे ये चाहता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे चला जाए और इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो किसी दूसरी जगह पे हो जाए। पाकिस्तान अभी तक ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि ये काबिल कबूल नहीं है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स तज़कियाकार जनाब हाफिज़ इमरान साहब मौजूद हैं। जानते हैं हाफिज़ साहब से। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि क्या सारा इशू है, क्या ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं तो सही। इमरान साहब, इशू असल में पाकिस्तान की तरफ से तो कोई मसला नहीं है इस मामले में। मसला भारत की हुकूमत का है। एक तो ये कि उनकी जो पाकिस्तान के बारे में उनकी हुकूमत बिलखुसूस नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि वो पाकिस्तान से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हैं। दुनिया में हर जगह खेलते हैं लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। अब देखें ये कितने दोहरे मायार हैं दुनिया के, कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है लेकिन उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसे हो सकती है? फिर तो वो उसमें 2 मुल्क निकाल के टेस्ट चैंपियनशिप हुई ना। दूसरा ये है कि इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है, जब ये पाकिस्तान को दी गई थी तो ये तमाम मुल्क रजामंद थे। अब जबकि आइंदा बरस अब से चंद माह बाद पाकिस्तान, चंद हफ्तों बाद कहा जा सकता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, तो भारतीय हुकूमत का ऐन वक्त पर यह मानना कि वो पाकिस्तान कहना कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, ये तो सरासर नाइंसाफी है। खेल की रिवायात के मनाफी है, खेल के जो कवायद ज़वाबित हैं उनके मनाफी है, आइन जो है उसके मनाफी। हाफिज़ साहब, लेकिन अगर एक लम्हे को ये मान लिया जाए कि चलिए जी ठीक है, पाकिस्तान मान लेता है क्योंकि ICC को भी बहुत नुकसान है, पाकिस्तान को भी फाइनेंशियली बड़ा नुकसान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर ये असूल पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ तो फिर उन्हें भी मानना चाहिए कि ठीक है, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाए तो कल को अगर इंडिया में जो टूर्नामेंट होने हैं उनमें फिर उस वक्त भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस किसी दूसरी जगह पे होंगे। देखिए, अब तक की जो इतलात है वो यही है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल इस शर्त पर मशरूत मंजूर किया है या उस पर आमादगी का इजहार किया है, वो यही है कि अगर अब की बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका मेजबान है पाकिस्तान, जिसके मैं और आप शहरी हैं, जो लगभग 25 करोड़ लोगों का मुल्क है,
अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करते हुए अपना मैच जाकर बाहर भारत के साथ खेलता है, तो फिर आइंदा आने वाले जो मुकाबले हैं आईसीसी के, उसमें भी यही फॉर्मूला, उस पर भी यही चीज, उस पर भी नाफिजुल अमल होगी, उस वक्त भी लागू होगी कि भारत भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो अब तक की जो इतलात हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी का इजहार किया है, वो इस तरीके से यह है कि पाकिस्तान भी भारत में क्रिकेट भारत के साथ आईसीसी के इवेंट्स में नहीं खेलेगा, और तो कहीं खेलते ही नहीं है। तो अगर वो खेलता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। लेकिन इमरान साहब, इससे बड़ा मसला है, इससे बड़ा एक मसला है, और वो ये है कि देखें, ये जो दुनिया में कहते हैं कि वो बुनियाद बराबरी मुसावात का दर्स देते हैं, बड़ा इंसाफ के अलंबरदार बनते हैं, इंसानी हुकूक के अलंबरदार बनते हैं, आज़ादी के इजहार के अलंबरदार बनते हैं, वो तमाम ममालिक कहाँ सोए पड़े हैं? वो जो जहाँ से ये खेल शुरू हुआ है, जो इस खेल की रिवायात के सबसे बड़े अमीन समझते हैं अपने आप को, जो शफाफियत के बहुत बड़े दावेदार हैं, वो कहाँ शफाफियत सो गई है? उनका इंसाफ कहाँ सो गया है? उनका कानून कहाँ सो गया है? उनका आइन कहाँ कहीं मट्टी तले दबा पड़ा है? हाफिज साहब, उनका आइन, उनका कानून, उनका इंसाफ वहीं सोया पड़ा है जहाँ पे फ़लस्तीन के इशू पे सोया पड़ा है, जहाँ पे कश्मीर के इशू पे सोया पड़ा है। और अब आप ये देखें कि अब तो इंडियन सियासतदान जो हैं वो भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर मोदी खुद लाहौर जा सकते हैं तो फिर इंडिया की टीम लाहौर क्यों नहीं जा सकती? पाकिस्तान में ये लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनके बेटे हैं तेजाब यादव, उन्होंने ये कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, उस वक्त के जो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, उनके घर जा सकते हैं, तो फिर भारतीय टीम क्यों पाकिस्तान नहीं जा सकती? ये तो एक उनके सियासतदान है ना। आप देखिए इमरान साहब के भारतीय क्रिकेटर्स जब कभी भी पाकिस्तान आए, उनके बयान तो सुने वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के बारे में क्या कहते हैं। और आज भी भारत में, जो कि सवा अरब का मुल्क है, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की टीम को अपने मुल्क में खेलते हुए देखना चाहता है। और इससे ज्यादा दोहरा मयार क्या होगा कि पाकिस्तान 2011 में इंडिया गया, 13 में पाकिस्तान इंडिया गया, 16 में पाकिस्तान इंडिया गया, 23 में पाकिस्तान इंडिया गया खेलने के लिए, और हर मर्तबा पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हर मर्तबा पाकिस्तान ने जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, उनके मुताबिक किसी भी मुल्क को अगर किसी मुल्क में जाकर खेलना पड़ता है, तो पाकिस्तान ने उन रिवायात की पासदारी की है, उस कानून पर अमल किया है, उस आइन पर अमल किया है जो आईसीसी का अपना है। तो ये जो आइन इस वक्त लिखा जा रहा है, रीराइट किया जा रहा है उसको पैसे के जोर पर, ये ताकत का तवाजुन बिगड़ता हुआ जब आगे बढ़ेगा तो ये दुनिया की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। अच्छा हाफिज साहब, ये फरमाइएगा, नहीं कर रहे हैं हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि अब तो आईसीसी की क़यादत भी तब्दील होने जा रही है, तो जब 2 दिन बाद क़यादत तब्दील हो जाएगी और जिन हाथों में ये क़यादत जा रही है, तो फिर उस मनसब से भी आप समझते हैं कि उस मनसब पे बैठ के शायद कोई इंसाफ का बोलबाला हो जाए? नहीं, इंसाफ का उन्होंने क्या बोलबाला करना है? वो तो इंसाफ के कातिल हैं। उन्होंने उनसे किस इंसाफ की? वही मुद्दई बन जाए, वही मुसम बन जाए, किसके हाथों पे आप जाके सारे, सब ने तो दस्ताने पहने हुए हैं। मतलब ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना कि अगर पाकिस्तान और भारत, बुनियादी तौर पर अगर आप इसको बिल्कुल इखलाकियात के ऊपर देखें, तो एक ऐसे शख्स के पास जिनका आपने हवाला दिया है कि आप उनसे तवक्को कर सकते हैं, देखें उनको करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, और उनको सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के बारे में फैसले नहीं करने हैं, उनको दुनिया की क्रिकेट के बारे में फैसले करने हैं। और अगर वो सियासी सोच के गालिब रहेंगे, उस सियासी सोच को उसको फरोग देंगे आईसीसी का चेयरमैन बनकर, उसके ऊपर अमल करेंगे उस सियासी सोच को जो कि उनको नरेंद्र मोदी से मिलती है या उनकी मखसूस पार्टी से मिलती है, तो फिर तो ये नुकसान होगा दुनिया के क्रिकेट लेकिन का। हमें उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन हाफिज साहब एक बात ये भी ज़हन में रखें कि क्रिकेट कभी किसी ज़माने में गेम ऑफ जेंटलमैन होता था, अब तो ये प्रोफेशनल, और प्लेयर भी प्रोफेशनल हैं, पैसे की गेम है। आप इसको ज़रा प्रैक्टिकल अगर सोचें तो आप के इल्म में है ये बात कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दुनिया में, अगर आईसीसी भी सबसे ज़्यादा पैसे बनाती है तो वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे बनाती है। तो इसलिए अगर वो प्रोफेशनली भी वो बनिए की सोच से भी सोचें तो फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसा कुलिया बन जाए कि जिससे दोनों के मैच भी हो जाएं और दोनों को कमाई भी हो जाए। देखिए इमरान साहब, बात यह है कि कमाई तो होती है, ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं होती, लेकिन आज के इस दौर में जब आप यहाँ पर बैठे हैं तो देखिए पाकिस्तान के इन 24 करोड़ लोगों का क्या कसूर है?
क्या कसूर है कि यहाँ पर इंग्लैंड खेलने के लिए आए, न्यूजीलैंड खेलने के लिए आए, जनूबी अफ्रीका खेलने के लिए आए, ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आए, बांग्लादेश खेलने के लिए आए, वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए आए, उनके अंडर 19 की टीमें आए, मुख्तलिफ मुल्कों की विमेंस टीमें आ जाए, तो इसके बाद कोई चीज़ बाकी रहती है? ये तो मैं ना मानूं वाली बात है ना। और पैसा तो बनना है। पाकिस्तान के साथ इंडिया की क्रिकेट बायलैटरल सीरीज जो है, अगर आखिर में अगर आप उसको देख ले तो उसको 2 दहाइयां होने वाली हैं, लगभग चंद बरसों के बाद 2 दहाइयां हो जाएंगी। तो 2 दहाइयों से अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ बाहमी सीरीज नहीं खेला तो क्या पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई है? 2009 से लेकर 17 तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई इंटरनेशनल, तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो गई है? पाकिस्तान की तो क्रिकेट चल रही है। लेकिन ये मसला दरअसल बराबरी का है। मसला ये खेल की रवायात का। ओलंपिक मुकाबलों में अगर आप देखते हैं तो एक मुल्क दूसरे मुल्क को पसंद नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो सब एक जगह पर खेलते हैं। वहां पर ऐसी सूरत हाल क्यों नजर नहीं आती? इंडिया की डेविस कप जो टाई खेलने के लिए उनकी टीम यहाँ पर आ गई, उनके एमएमए के फाइटर्स यहाँ पर आ गए, जयशंकर साहब यहाँ पर आ गए, जाते हुए ट्वीट करके चले गए। तो ये तो मसला खालिस्तान सियासत का है। ये उस सियासत का मसला है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके खराब हैं और वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहते हैं। जिस मकबूजा कश्मीर वाला मसला सबके सामने है, तो ये तो सियासी सोच है ना। अच्छा हाफिज साहब, आखिर में $1 मिलियन क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दें कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या पूरा इवेंट ही छोड़ चला जाएगा? होगी। इंडिया के साथ अब तक की जो इतलात हैं, हाइब्रिड मॉडल पर सिर्फ इंडिया के मैचेस होने हैं और पाकिस्तान भी आइंदा मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। और दुनिया देखेगी कि मुतस्सब फैसले आईसीसी के, तंग नजरी के फैसले आईसीसी बहुत शुक्रिया, बहुत दुनिया के 6 ममालिक पाकिस्तान सफर कर रहे हैं। हाफिज शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हाफिज इमरान साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया के साथ कभी इम्कान है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे ये मैच खेलेगा और आइंदा भी जब इंडिया में भी कोई इवेंट होंगे तो उस वक्त भी ये हाइब्रिड मॉडल ही अपनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।